नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। टीवी 30 इंडिया का काफिला सुन लो नेताजी कार्यक्रम के तहत आ गया है हाथरस में। हाथरस की सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में इस समय मौजूद हैं हम लोग और हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता अविन शर्मा जी। हम बात करेंगे उनसे और जानने का प्रयास करेंगे आगामी चुनावों को लेकर बसपा की क्या रणनीति होगी। शर्मा जी, आपका स्वागत है टीवी 30 इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप। सबसे पहले तो आपकी एक नई शुरुआत है, क्योंकि अभी तक आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी से एक जिम्मेदार पद पर भी थे और उसके बाद अब बसपा में आकर शुरुआत करना, तो यहीं से हमारी बातचीत की शुरुआत होगी कि बसपा क्यों। जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में उत्तर प्रदेश की और देश की स्थिति कैसी है। महंगाई दिन रोज बढ़ती जा रही है, गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो पूर्व में आपने देखा कि बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक 5 साल की जो सरकार पूर्व में जो चली और उससे पहले भी जो मुख्यमंत्री वो रहीं, उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश ने दिन रात तरक्की की। गुंडे, बदमाश, कोई भी हो, अगर कहीं बहुजन समाज पार्टी के ही किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य किया हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई बहन जी ने तत्काल की। और आज आप देख रहे हैं कि किसानों के ऊपर जैसे गाड़ी चढ़ा दी गई, उसके बावजूद भी वह मंत्री देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके अंडर में पूरे भारतवर्ष की फोर्स और पैरामिलिट्री आती है। अब उस जिस व्यक्ति के अंडर में पूरी फोर्स आती है तो जांच एजेंसियां कैसे निष्पक्ष जांच कर सकती हैं। तो सर्वप्रथम तो उन माननीय मंत्री जी को ही उनके पद से हटाना चाहिए जब तक, क्योंकि निष्पक्ष जांच जब ही हो सकती है। एसआईटी या सीबीआई जो भी जांच करे, निष्पक्ष जांच जब ही हो सकती है कि जब मंत्री जी अपने प्रभार पर ना रहें। पर उसमें भी देखा गया है कि वहाँ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ऐसी हो नहीं रही है। नहीं, अभी कुछ समय पहले तक आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और जितनी जनसभाएं हैं वो भी आप जाते थे, मीटिंगों में जाते थे और लगातार आप जुड़े हुए थे। तो ऐसे में ऐसी कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें रहीं जिनको लेकर आपको लगा कि नहीं अब भाजपा में छोड़नी चाहिए, जबकि लोग कह रहे हैं, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है, भाजपा की तरफ लोग, अन्य पार्टियों के लोग जुड़ रहे हैं, ऐसे में आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी? एक विषय यह भी है, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की जो पुराने लोग हैं उनका कोई भी महत्व कहीं नजर नहीं आता है। जो नए लोग अन्य पार्टियों से आते हैं उनको बड़े बड़े पदों पर, दायित्वों पर बिठा दिया जाता है। एक विषय वो भी हो गया। बट मुख्य रूप से मैं अपनी कहता हूं कि मैं एक किसान हूं। मेरे दादाजी, जिनके आशीर्वाद से हम लोग आज स्थापित हैं, वह एक किसान थे और उनके पिताजी भी एक किसान थे, तो हम पैतृक रूप से किसान हैं। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 महीने से जो किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है, चाहे धरने दे रहा है, चाहे कहीं भी बैठा है, बारिश में भी बैठा है, धूप में भी बैठा है, ठंड में भी बैठा है। तो जब मैं एक किसान परिवार का बच्चा हूँ, बालक हूँ, तो उन किसानों की पीड़ा मैंने देखी तो मुझे समझ में आई। अब मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई किसान ऐसा होगा कि उसे नेता ऐसा होगा जिसे पीड़ा किसानों की समझ में नहीं आ रही। कम से कम उन किसानों से बात करने का प्रयास तो किया जाए। पिछले कुछ महीने से आप देख रहे हैं कि उन्हें निमंत्रण तक नहीं दिया जा रहा। सरकार कह रही है अपनी तरफ से कि आप आइए या जो भी बातें हैं, पर उन्हें एक बुलाया तो जाए। जैसे पूर्व में कई राउंड की बैठकें हुई, उसमें बातचीत करने का प्रयास भी हुआ। अब तो सरकार ने ठान लिया कि किसान आंदोलन का उनको सुनना ही नहीं है। तो जैसे कि हम लोग किसान हैं, तो देखिए हमारा हृदय जो है वो किसानों के प्रति पहले है, क्योंकि एक पुराना नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। तो जब किसान नहीं रहेगा तो फिर जवान कहाँ से रहेगा। अच्छा, बहुजन समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ था, जो अभी तक देखा जा रहा था, अभी पिछले कुछ चुनावों में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है और उसके बाद से अब एक नई पार्टी और है जो चंद्रशेखर रावण जी ने खड़ी की है, जो बसपा के कोर वोटर हैं, उन्हीं को तोड़कर एक नई पार्टी खड़ी की है। ऐसे में अब अगले चुनाव में क्या मजबूत स्थिति होगी बसपा की? देखिए, आपने जो विषय रखा है, नई पार्टियां रोज आप देखिए लगभग हर 8 दिन में एक नई पार्टी मैदान में आ जाती है। पर जैसा कि बहुजन समाज पार्टी पर जो कोर वोट है और
सोशल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग, जैसा कि बहन जी ने कल लखनऊ से ही कहा है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, शिक्षकों के लिए एक और विद्यालयों के लिए, इन सब के लिए भी एक नई नीति लागू की जाएगी। और आपने पूर्व में भी देखा है कि गरीब शोषित मजदूर वर्ग के लिए जितना काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। जैसा कि आपने कहा कि एक अन्य पार्टी भी बनाई गई है इसी फॉर्मेट पर। तो पार्टियां तो बहुत बनती रहती हैं और बहुत बिगड़ती रहती हैं, जो बेसिक पार्टियां हैं, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी है वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को ही प्राप्त है। अब कई 1-2 राज्यों में आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के भी विधायक चुने गए हैं, पर जो बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है, अभी आप देखेंगे पंजाब में भी बहुजन समाज पार्टी के ही गठबंधन में अकाली दल की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, अगर सादाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक देखा गया, अभी पूर्व में यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता थे जो रामवीर उपाध्याय जी, वो विधायक बने। अब क्योंकि अब आगे के समीकरण क्या होंगे ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या अब की बार आपको लगता है बसपा से कैंडिडेट किसको बनाया जा सकता है? एक आप भी उसी रेस में हो, उसी कैंडिडेट की रेस में, साथ ही जो है क्या कहते हैं, बसपा से अगर आप उतरते हो तो कितना फर्क पड़ेगा अन्य दलों को? देखिए, अभी मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन किया है बहुजन समाज पार्टी को, और जब तक विधानसभा का प्रभारी प्रत्याशी किसी को पार्टी के द्वारा नहीं घोषित कर दिया जाता तब तक कोई भी डिक्लेरेशन नहीं होगा। और अभी तक हाथरस जनपद में 3 सीटों में से किसी भी सीट पर पार्टी ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अन्य कई जिलों में लगभग अब तक मेरे ख्याल से 200 के आसपास सीटें पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों को घोषित किया जा चुका है। तो अभी ये प्रोसेस में है, तो मैं यह नहीं कह सकता हूं कि प्रत्याशी मैं रहूंगा या कोई अन्य रहेगा, वो पार्टी का निर्णय है। और देखते हैं माननीय बहन जी का क्या निर्देश और आदेश होता है, उसी के अनुसार रहेगा। मान लीजिए अगर आपको आगे चलकर बसपा से प्रत्याशी घोषित किया जाता है, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि आपको बसपा से प्रत्याशी घोषित किया जाता है, और ऐसे में जो है सपा और राष्ट्रीय लोकदल का एक गठबंधन तैयार हो रहा है, उस गठबंधन से भी वहाँ पे क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है तो जाटों का ही कोई प्रत्याशी निश्चित तौर पर उतर के आएगा। ऐसे में क्या समीकरण बनेगा? आपको लगता है कि आप प्रथम पावदान पर रहेंगे, द्वितीय पर रहेंगे, तृतीय पर रहेंगे? किस स्थिति में देखते हैं? देखिए, आपने पूर्व में देखा, पूर्व में जो स्थितियां थीं उस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में चली, जिसका नतीजा हुआ कि 325 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। न तो वो आज लहर है, ठीक है, और स्थितियां जैसे कि आप बता रहे हैं गठबंधन जो होने जा रहा है, उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी और रालोद आप बता रहे रहेंगे। अभी वो गठबंधन कागज पर उतरा नहीं है, पहले तो उस गठबंधन को कागज पर उतरने दीजिए। और यह तो जनता का मत होता है, कोई गठबंधन कर ले या कुछ भी कर ले या ना कर ले, उससे कुछ नहीं होता है, ये जनता के मत के ऊपर होता है। जनता जिसको प्रेम देगी, जिसको वोट देगी, वही विजयी होगा। सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में अभी पूर्व में बसपा के विधायक रहे, उसके बाद भी बहुत सारे विकास कार्य ऐसे हैं जो अभी शायद अछूता रह गया सादाबाद। तो यदि अब बसपा की सीट से कोई प्रत्याशी चुनकर जाता है तो वो कौन से कार्य होंगे? क्योंकि अब जब आप सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है वो कौन से काम होंगे कि अगर सादाबाद से जो है बसपा का प्रत्याशी जीतता है, वो आप होते हैं या कोई और होता है, तो वो प्रमुख 5 कार्य जो अभी किए जाने बाकी हैं, जो जिसकी सबसे ज़्यादा नीड है? सर्वप्रथम तो देखिए, हमारा क्षेत्र आलू का क्षेत्र है, यहाँ आलू का उत्पादन सबसे अधिक होता है। मुख्य रूप से यहाँ डिपेंड जो लोग हैं वो आलू के ऊपर होते हैं। तो प्रयास हम लोगों का यही रहेगा कि आलू से जुड़ी हुई कोई एक इंडस्ट्री हमारे क्षेत्र में लगे। और दूसरा जो है एक मुद्दा है रोजगार का। हमारे क्षेत्र में शिक्षित रोजगारों की संख्या बहुत अधिक है, उसके प्रति भी कार्य किया जाएगा। और आप देखते हैं कि हमारे यहाँ रात में आप निकलिएगा कभी, रात में स्थिति ये होती है कि जैसे बॉर्डर पे हमारा सैनिक खड़ा है, वैसे ही खेतों के बॉर्डर पे किसान खड़ा मिलता है। तो स्थिति जो है, किसान परेशान हैं, तो उनके लिए जैसे आवारा पशु जो रहते हैं उनकी व्यवस्था कराई जाएगी ताकि कम से कम किसान रात को तो चैन से नींद सो सके।
और हमने देखा है, हम भ्रमण करते हैं कि रोडों की स्थिति जो है वो बहुत ही जर्जर है। सादाबाद विधानसभा में इंटीरियर में आप चले जाइएगा तो वहाँ के जो रोडों की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। और प्रमुख रूप से देखा जाए, सादाबाद में कोई भी ऐसा विकास या कोई भी स्टेडियम या कुछ भी वहाँ पर्टिकुलर अलग से हुआ नहीं, जबकि वहाँ पिछली बार माननीय जी जो जीते थे वो प्रदेश में 3 बार मंत्री रहे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं। उसके अनुरूप भी वहाँ उन्होंने एक भी कोई कार्य किया नहीं, या तो उनके स्वास्थ्य की समस्या रही या जो भी समस्याएं रहीं तो वो कुछ वहाँ नया कर नहीं पाए। बट अब बहन जी ने वहाँ एक जो निर्णय लिया है वो परिपक्व निर्णय है बहन जी का, कि युवाओं के हाथ में बहन जी बागडोर देना चाहती हैं और सोशल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग चुनाव लड़ने का पूरा प्रयत्न है। और उत्तर प्रदेश में ये मैं आपको सुनिश्चित करके बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जैसे कि अब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर और आप आज बसपा में अब ज्वाइन हो चुके हैं, निश्चित तौर पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो आपसे जुड़े हुए थे, बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप करीबी रिश्ता रखते हैं, तो आपको लगता होगा कि क्या ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कल को हाथरस से जुड़े हुए और सादाबाद विधानसभा से जुड़े हुए जो भाजपा के लोग अभी बसपा में और जा सकते हैं? देखिए, मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं और पूर्व में बहुत जब कार्यकर्ताओं पे कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी में जब मैं कार्यरत था, जब कार्यकर्ताओं पे कोई भी विपत्ति आती थी तो वो पहला फ़ोन मुझे ही करते थे। तो जब उन्हें पता है कि उनके सुख में दुख में मैं शामिल हूँ तो वो लोग भी सब मेरे साथ खड़े हुए हैं। और कुछ समय बाद एक बड़ा सम्मेलन हाथरस जनपद में होने वाला है, जिसमें भाजपा, सपा, लोकदल और अन्य पार्टियों से भी बहुत सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी में समायोजित होंगे। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है अभी जो पूर्व विधायक थे जो बसपा में रामवीर उपाध्याय जी थे, उनके परिवार का या वो स्वयं या उनके कोई परिवार का व्यक्ति सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। तो अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से, चाहे वो विनोद उपाध्याय जी हों या सीमा उपाध्याय जी हों या अन्य कोई हो, अगर कोई आता है तो क्या अन्य किसी दल को कुछ और कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ेंगी या उस समय चुनाव की स्थितियाँ क्या होंगी? आप क्या देखते हैं? देखिए, ये तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का काम है कि वो किसको वहाँ से चुनाव लड़ाते हैं, किसको नहीं लड़ाते हैं। जैसा कि हमारी पार्टी की मुखिया माननीय कुमार बहन जी हैं, अगर बहन जी का जो भी निर्णय होगा, जिसे भी वो प्रत्याशी बना के भेजेंगी, हमारा काम उसको यहाँ से विजयी बना के भेजना है। और हाथरस जनपद की 3 में से 3 सीटें बसपा को जिता करके भेजने का हमारा प्रयास रहेगा, जिससे कि हम ऊपर बहन जी के हाथ मजबूत कर सकें और वो प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकें। एक और अंतिम में कि हम चाहते हैं TV30 इंडिया के माध्यम से सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के जो वासी हैं उनके लिए कोई संदेश आपका? सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा। और विषय यह है कि जैसा कि आपने कहा है, सादाबाद क्षेत्र की जनता एक किसान बाहुल्य जनता है, किसानों का क्षेत्र है और आलू का क्षेत्र है। एक यही विषय है कि जो व्यक्ति खुद जुड़ा हुआ हो इन चीज़ों से वही पीड़ा समझ सकता है। मैं खुद भी खेती करता हूँ, मैं कोल्ड स्टोरेज भी चलाता हूँ, मुझे पता है किसान की समस्या क्या है। आज की डेट में जितनी लागत किसान की खेत में लग रही है उतनी लागत का उत्पादन उसे नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले तो यही मैं अपने किसान भाइयों से और क्षेत्र की जनता से निवेदन और अपील करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी के हाथ मजबूत करें और अपने बीच के व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाएं, ताकि वो आपके बीच में रहेगा तो आपकी समस्याओं में, सुख में, दुख में शामिल रहेगा। और जो गरीब, शोषित, अपेक्षित श्रेणी के जो लोग हैं उनको जो मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी में मिलता है। और आपने पूर्व में देखा, हाथरस जनपद के जनपद जनक कहे जाने वाले व्यक्ति को भी उस स्थान पर पहुंचाया तो वो माननीय बहन जी के आशीर्वाद और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हुआ। तो आपने देखा अन्य बगल वाले जिलों में भी जो बहुत ही उच्च श्रेणी पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अभी माननीय बहन जी के आशीर्वाद से ही पहुंचे हैं। और उन सब लोगों ने जब समय आया तो बहन जी को धोखा दिया। उसी के अनुरूप व्यवस्थाएं ये हैं कि किसानों का माध्यम है और हम लोग खुद किसान हैं, हमें पता है क्या पीड़ा है। तो ऐसे व्यक्तियों को बहुजन समाज पार्टी इस बार टिकट देगी जो लोग जमीन से जुड़े हुए हों, जिन लोगों को अपनी विधानसभा की समस्याओं का पता हो, ऐसे लोगों को टिकट मिलेगी।
माननीय बहन जी ने ये पूरा निर्देश दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बसपा के जीत के आएंगे और सरकार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। बस यही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अविन जी। हमारे साथ आज मौजूद थे अविन शर्मा जी, जो कि बसपा नेता हैं और अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी जो उन्होंने ज्वाइन की है। साथ ही उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जो आगामी चुनावों को लेकर के किस तरीके से बसपा अपना जो है बेस तैयार कर रही है और आगे आने वाले समय में बसपा की सीटें अधिक संख्या में निकलेंगी। और किसानों को लेकर भी उन्होंने बताया कि जो बसपा की सुप्रीमो है मायावती जी, वो किसान का पक्ष ले रही हैं और साथ ही यहाँ पे युवा किसी प्रत्याशी को उतारेंगी और खासकर ज़मीन से जुड़े प्रत्याशी को उतारेंगी। आगे आने वाला समय बताएगा क्या होने वाला है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में आगे का चुनाव दिलचस्प होने वाला है।